नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एसआई यानी वन दरोगा का सिलेबस आ चुका है, तो अब आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। जिसने भी इसका फॉर्म भरा है और जिन्हें भी उम्मीद है कि पैट की कट ऑफ में उनका नंबर आ जाएगा, वे अब तैयारी में जुट जाइए। और जिन्हें थोड़ा अंदेशा भी है कि हम रह सकते हैं, वे भी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपका नंबर आ गया और आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपको बहुत पछतावा होगा। सिलेबस आ चुका है। सिलेबस क्या है? वैसे तो मजाक ही हुआ है। जीके का कोई भी पोर्शन आपका आया नहीं है, हिस्ट्री आनी नहीं है, ज्योग्राफी आनी नहीं है, साइंस आनी नहीं है, रीजनिंग आनी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिनका भी पर्यावरण पर होल्ड है, वो 26 टॉपिक दिए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप जुड़ जाइए। हम अथर्व एजुकेटर भी आपके लिए क्लासेस लाएगा। अथर्व एजुकेटर की रणनीति ये है कि 10-10 मिनट की क्लासेस आपके लिए लेकर आएगा एमसीक्यू बैच की, जिसमें से 20 से 30 प्रश्नों पर वो चर्चा करेंगे। बहुत फास्ट चर्चा किया करेंगे। एक दिन में 2-3 वीडियोस लाने का हमारा प्रयास रहेगा, यानी कि दिन में आपके पास में लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाए, पर बहुत फास्ट। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन को किया गया था, और यह सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992 में। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1992। अगला है, अल्पकालीन प्राकृतिक संकट निम्न में से कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है अल्पकालीन प्राकृतिक संकट। बर्फानी तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी दीर्घकालीन है, लंबे समय तक चलते हैं। जबकि बिजली का चमकना ये बहुत ही अल्पकालीन है, थोड़ी सी देर में ही तबाही मचा करके चली जाती है। तो बिजली की चमक एक अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी प्रकार की कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न है, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। देखिए, अजैविक और जैविक दो प्रकार के घटक होते हैं पर्यावरण के। तो वायु, पानी और मिट्टी, ये तीनों ही अजैविक घटक है, इनमें किसी भी प्रकार के प्राण नहीं पाए जाते। जबकि पौधों की गणना जो है वह जैविक घटकों में होती है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति निम्न में से कौन सी है? देखिए, यूकेलिप्टिस, जिसे सफेदा के नाम से भी जानते हैं, उसे लाए थे हम क्योंकि जल्दी उग जाता है। वानिकी यानी वन क्षेत्र को बढ़ाने में यह मददगार साबित होगा। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इस वृक्ष पर बाद में पता लगा कि ये जो है ये तो आसपास का पानी सोख लेता है, ये खुद तो बढ़ जाता है लेकिन इसके आसपास रहने वाले पेड़ पौधे मारे जाते हैं। इसी वजह से इसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहते हैं। पारिस्थितिकीय आतंकवादी। तो अब इसको नहीं उगाया जाता, लेकिन जो पहले के उगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। तो यूकेलिप्टिस ये समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति थी। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीव मंडल। देखिए, इन तीनों से मिलकर के बनता है जीव मंडल, यानी पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जीव मंडल। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिक तंत्र किसी समुदाय और उसके आसपास के परिवेश से मिलकर के बनता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में कोई विद्यमान समुदाय या उसका परिवेश शामिल होता है। अगला है, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो खाड़ी जो है वह सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। चलिए अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्यों से प्राप्त होती है। सूर्यों से हरे पौधे, और हरे पौधों से बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा सूर्य।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? मानसी, ये मानसी नहीं है दोस्तों, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है असम में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और वन टाइगरों के लिए आपके लिए अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय उद्यानों पर हम बहुत से प्रश्न लेकर के आएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है अरुणाचल में, जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है गुजरात में और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका लद्दाख में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला विरासत स्थल है? देखिए सांस्कृतिक, प्राकृतिक, इस तरीके के विरासत स्थलों के कैटेगरी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची बनती है, लेकिन भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सिक्किम में। ये बहुत बड़ा है, ये सिक्किम के क्षेत्रफल के 25% भाग पर फैला हुआ है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? देखिए शेर यदि वन में नहीं होंगे तो घास चरने वाले जानवरों की मात्रा बढ़ जाएगी, घास चरने वाले जानवर जंगल को उजाड़ देंगे, तो चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेर का वन में होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। बिहार से होता हुआ ये नेपाल तक चला जाता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? हाथी यानी हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंटा की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में शुरू किया गया था। और ध्यान रखना, भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है। प्राकृतिक धरोहर पशु यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन प्राकृतिक धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। अगला प्रश्न है, दाचीगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दाचीगम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य है। हिमालय में 3000 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? यानी 3000 मीटर की ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर जो वनस्पति पाई जाती है वो है अल्पाइन घास के स्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दो हो जाएंगे, लेकिन अति क्रियाशील यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी अति क्रियाशील हॉटस्पॉट में गिनती होती है हमारी वेस्टर्न घाट की। चलिए अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में पेड़ लगाने के लिए एक महोत्सव मनाया जाता है प्रथम सप्ताह में, और उसे कहते हैं वन महोत्सव। और ये 1960 से मनाया जा रहा है। 1960 में कृषि मंत्री थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। उन्होंने एक वन महोत्सव प्रारंभ किया था जो हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है। चलिए अगला है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क स्थित है। बात करें कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये खत्म हो रही हैं, नवीनीकरण नहीं है, रिसाइकेबल नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा हमारी नवीकरणीय है। मतलब दोबारा बन रही है, लेकिन इनकी गति बहुत स्लो है बनने की, जबकि सौर ऊर्जा तो हमारे पास अनलिमिटेड है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट अति क्रियाशील हॉटस्पॉट। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो मैंने आपको कहा था कि बिहार में पाया जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के चंपारण जिले में, और होता होता वो नेपाल तक चला जाता है, और नेपाल में उसका क्या नाम है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो भारत में जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में।
कच्छ के रण में जंगली गधों की बहुतायत भारत में पाई जाती है। अगला है भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है। बात करें भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है भारत का पहला बाघ अभयारण्य। वह एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। कश्मीरी मृग पाए जाते हैं कश्मीर में इसमें से कौन सा है, दाचिगम। कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ है, गुजरात में। दाचिगम कहाँ है, कश्मीर में। और दाचिगम एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका हो जाएगा नागार्जुना बाघ अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव पशु विहार और राज्यों में से कौन सा जोड़ा सही है। बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है बल्कि बांदीपुर है कर्नाटक में। मानस उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि मानक है असम में। जबकि रणथंबोर आपका राजस्थान में पड़ता है। सिमलीपाल आपका बिहार में नहीं पड़ता बल्कि सिमलीपाल आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रणथंबोर नेशनल पार्क या रणथंबोर वन्यजीव पशु विहार आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला है, उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है। सिमलीपाल प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा का सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, मतलब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसे शिवपुरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और वो तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये लगभग 11-12 मिनट में मैंने आपको 30 प्रश्न पढ़ाए हैं। जल्दी ही अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।